नाज़रीन आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ, जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। रिएक्शंस का सिलसिला भी लगातार जारी है। कांग्रेस के कदावर लीडर, सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी के नाम 5 सफ़ों का एक खत लिखा और राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सही समत में लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कबल कांग्रेस जोड़ो की कवायद होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अफसोसनाक है कि जब से पार्टी में राहुल गांधी की एंट्री हुई है, खासकर जब से राहुल गांधी पार्टी के सदर बने, पार्टी के हालात खराब होते गए। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। साथ ही सोनिया गांधी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस में अब रिमोट कंट्रोल मॉडल चल रहा है। आजाद ने कहा कि कांग्रेस अपनी सलाहियत खो चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की इस हालत के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। आज़ाद कई दिनों से पार्टी से नाराज़ चल रहे थे। पार्टी के तमाम ओहदों से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस इस्तीफ़े में उन्होंने अपनी तमाम तर जो उनकी नाराज़गी थी, किन वजूहात की बिना पर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया, इसकी उन्होंने तमाम तर तफसीलात भी लिखी। जैसे कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने से पहले कांग्रेस में शामिल हों। कांग्रेस अपनी मर्जी और सलाहियत खो चुकी है। कांग्रेस रिमोट कंट्रोल मॉडल पर चल रही है। कांग्रेस की हालत के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। तो ये तमाम तर कुछ मोटे तौर पर उन्होंने कहा है और साथ ही साथ राहुल गांधी को उन्होंने यहाँ पर निशाना बनाया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल काज़मी साहब। सुहेल काज़मी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे हम और आपसे यही जानना चाहेंगे, उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह की कोई न्यूज़ जो है वो हम सबको मिलेगी, लेकिन जिस तरह से खत में उन्होंने तमाम तर वजूहात का जिक्र किया है, आपका हम इस पर रद्द-ए-अमल जानना जरूर चाहेंगे। पहले तो थैंक यू वेरी मच। दूसरा यह है कि मैं आजाद को बड़े नजदीक से जानता हूं और उनका काम करने का जो तरीकाकार है उसको भी बखूबी से उससे वाकिफ हूं और मेरी बात भी उनसे होती रहती है रेगुलर फिनोमिना पे। 2019 के बाद जिस तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि इन हाउस कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए, उस पर काम किया जाए, और वो हमेशा सजेस्ट करते रहे हैं पार्टी हाईकमांड को कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, खासकर अपोजिशन में, वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए टू सक्सीड इन फर्दर इलेक्शंस। लेकिन देखा गया कि जैसे G23 बना, उसमें भी जो कांग्रेस के कदावर नेता थे, इंक्लूडिंग कपिल सिब्बल और बाकी लोग भी, वो भी कोशिश करते रहे कि कांग्रेस का जो काम करने का तरीकाकार है और विचार विमर्श की राजनीति जिसको हम भी बोलते हैं, डायलॉग विद इन पार्टी, वो कहीं दिख नहीं रहा था। और कुछ लोग चापलूस जो हाईकमांड के आगे पीछे रहते हैं, जिनको पॉलिटिकल सूझबूझ नहीं है इतनी, पार्टी हाईकमांड हमेशा उन्हीं की बात को मानती और सुनती है। फॉर इंस्टांस, जम्मू कश्मीर में पीसीसी प्रेसिडेंट का चुनाव करना था या नॉमिनेट करना था, तो 2-3 साल लगे। और यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर कोई बैटर करता है कांग्रेस में, जो कांग्रेस की बैकबोन है, और मैं समझता हूँ पूरे भारत की बैकबोन भी रहे गुलाम नबी आजाद साहब। मुझे याद है वो 16 रियासतों के स्टेटों के ऑब्जर्वर रहे और उन इलेक्शंस में 16 में से 14 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बनती थी। और एक वर्कोलिक टाइप ऑफ ए पॉलिटिकल वर्कर है, वो किसी लालच से या किसी चीज से काम नहीं करते हैं। वो कांग्रेस में एक सिपाही की तरह, एक फैमिली मेंबर होने की तरह, क्योंकि इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ काम किया, सोनिया जी के साथ काम किया, तो मतलब उस फैमिली के वो बहुत लॉयलिस्ट और बड़े मतलब दर्द रखने वाले नेता थे। और ये सफोकेशन जो उनके अंदर हो रही थी वो काफी देर से थी, और पीसीसी प्रेसिडेंट का नाम जो उन्होंने रिकमेंड किया उसको नजरअंदाज, उसके बदले
किसी और ग्रुप के बंदे इंसान को वहां नॉमिनेट किया जम्मू कश्मीर में। तो ही वाज फीलिंग सफोकेटेड। फाइनली टुडे ही ब्लास्टेड अप एंड गेव द रिजाइन फ्रॉम ऑल द प्राइम पोस्ट एंड प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जाती तौर पे ये नुकसान आजाद साहब का नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट नुकसान पूरी कांग्रेस का है भारत की, कि उन्होंने एक सूझबूझ वाला एक फोरसाइटेड लीडर आज अपने कुंबे से गवा दिया। जी सुहेल काज़मी साहब, यहाँ पर हम लगातार देखते रहे हैं कि किस तरह से कई बार कांग्रेस को सख्त दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना रहा। ऐसे में कांग्रेस की नैया कई बार उन्होंने खुद पार की, कई बार उन्होंने खुद कमान जो है वो संभाली है। खास तौर पर अगर हम रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक मुश्किल वक्त में उन्होंने रियासत की कमान संभाली थी, और उसके बाद वहां पर जिस तरह से तस्वीर बदली वो हम और आप सभी ने देखी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम खास तौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसके लिए कितना बड़ा आप इसको सेटबैक मानते हैं? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि लीडरशिप की तो बात हो ही रही है कि लीडरशिप पे बात की गई थी, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब का इस तरह से जाना, जो कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा है, किस तरह से आप इसको देखेंगे? आपका तज्जिया जानना चाहेंगे सर। देखिए, मुझे लगता है कि वो सन ऑफ द सॉइल हैं और वो जम्मू कश्मीर के साथ बहुत प्यार करते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोनली रिप्रेजेंटेटिव थे पार्लियामेंट में जब तक वो रिटायर हुए, जब तक वो राज्यसभा से खत्म उनकी सर्विसेज हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर की वो सर्विस करते रहेंगे क्योंकि उनका दिल और रूह यहाँ पे है, वो किसी न किसी माध्यम से करते रहेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल टूट गई है, और जो हम अटकलें लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो नॉन परफॉर्मेंस है उसको अगर कोई कैश कर सकता है तो गुलाम नबी आजाद, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी चिनाब वैली में, पीर पंचाल में, कश्मीर में भी, क्योंकि वो एक सेकुलर क्रेडेंशियल्स के पॉलिटिशियन हैं, उन पे कोई किसी तरह की कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो लोगों के बीच रहे हैं और 24 में से 20-20 घंटे काम करते रहे, तो वो छवि उनकी आज भी मेंटेन है। उनकी एज एन पर्सनैलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ा है तो मैं समझता हूँ वो कांग्रेस को पड़ेगा, और आने वाले दिनों में आजाद साहब आप देखेंगे कि किसी न किसी और माध्यम से, किसी न किसी और तरीके से, या किसी और पार्टी से, चाहे वो अपनी पार्टी क्यों ना हो, बना के जम्मू कश्मीर की खिदमत जरूर करेंगे। जी सर, यहाँ पर एक सहाफ़ी की जो बसीरत है वो हमको साफ तौर पर दिखाई दे रही है आने वाले दिनों के लिए, और चूँकि आप खुद भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ रहे हैं, इसलिए ये बातचीत जो है हम आगे भी ज़रूर याद रखेंगे जब नया मंजरनामा सामने आएगा। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट यानी खुद एहतसाबी की बहुत जरूरत है, और ये आज या कल की बात नहीं है, बहुत दिनों से ये बात कही जा रही थी, काफी सीनियर लीडरों के जरिए ये बात कही जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सुना नहीं गया तो उसका खमियाजा जो है आज देखने में आ रहा है। बिल्कुल आप ठीक कहती है। देखिए, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि पार्टी में अगर कोई ऐसे नेता नाराज होते हैं तो इमीडिएट उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह है। मैं तो यूपी की इलेक्शंस में ही समझ गया था, मैंने उनसे कहा भी कि आप पर्सनली क्यों नहीं गए यूपी की इलेक्शंस में कैंपेन करने, तो उन्होंने कहा मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करूंगा। देखिए, जिस इंसान ने रात दिन और एक 45 इयर्स का जो अपना पॉलिटिकल कैरियर है वो कांग्रेस को दिया हो, और एक अच्छी सूझबूझ से कांग्रेस की नैया बड़ी बड़ी दुविधा वाले टाइम पे पार करवाई हो, और उसको ऑन बोर्ड ना ले आप, उसके सजेशंस को सीरियसली ना ले आप, तो वन फील्स। देखिए, आजाद साहब का कोई बेटा पॉलिटिक्स में नहीं है, बेटी पॉलिटिक्स में नहीं है, जिनको कोई स्वार्थ होगा कि मेरा बेटा आना चाहिए, तो वो तो इंडिपेंडेंटली और बड़े ट्रांसपेरेंटली तरीके से काम करने के शख्स है। और ये सफोकेशन बढ़ती 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 फाइनली आज ब्रस्ट कर गई कि वो प्राइमरी मेंबरशिप से भी उन्होंने विद हैवी हार्ट, ये नहीं कि खुशी से उन्होंने छोड़ी है, 3-4 साल से वो सोच रहे थे छोड़ू ना छोड़ू, फाइनली वो जो सफोकेशन थी वो ब्रस्ट हो गई आज। और इस मामले पर बातचीत अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे कि अब सियासत में क्या कुछ तब्दीलियां आने वाली, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसा नाम जो कि हिंदुस्तानी सियासत में एक ख़ास पहचान रखता है, और वो सियासत से बालातर हैं, ये बात सभी हम मानते भी हैं, जानते भी हैं। एक हम रिएक्शन जो है अपने नाज़रीन को ज़रा बता देते हैं।